नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान 360 चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये चैनल आपके राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए डेडिकेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर हम बात करें रेगुलर लाइव क्लासेस के बारे में तो आपको रात्रि 9 बजे क्लास अवेलेबल हो। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। अपने आप को रजिस्टर्ड करना है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से और अपने गोल को सेलेक्ट करना है। जैसे आप राजस्थान एग्जाम्स की प्रिपरेशन को कर रहे हैं तो आप अपने गोल को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर स्टेट पीसीएस में आरपीएससी। उसके बाद में फ्री स्पेशल क्लासेस देखना चाहते हैं तो 10VV रेफरल कोड है। इस कोड का उपयोग करने से आपको स्पेशल क्लासेस फ्री में दिखाई देगी। जितने भी स्पेशल क्लासेज है आप सभी को अनलॉक कर सकते हैं। साथ ही एडमिशन ले तो भी इससे आपको 10% यहाँ पर डिस्काउंट अवेलेबल है। बेनिफिट्स क्या होते हैं अगर आप जुड़ते हैं प्लस कोर्स से? तो आपको यहाँ पर रेगुलर लाइव क्लासेज अवेलेबल है। उन लाइव क्लासेज में अपने डाउट्स जो है आप एजुकेटर के साथ में क्लियर कर सकते हैं। पोल्स में पार्टिसिपेट करके अपने आंसर्स को दे सकते हैं। सारे के सारे कोर्सेज जो अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, मतलब कि कंप्लीट सिलेबस अनअकैडमी की टीम के द्वारा आपको यहाँ पर करवाया जाता है। टाइम टू टाइम खुद को इवेल्युएट कर सके इसलिए अनअकैडमी प्रोवाइड करवाती है यहाँ पर लाइव टेस्ट एंड क्विज़ और अनलिमिटेड एक्सेस। जितने भी एजुकेटर्स हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उन सभी को आप यहाँ पर अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस कर सकते हैं। प्लस वो फ्री की अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्लस में जहाँ आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस अवेलेबल होते हैं, वही आपको ये सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल नहीं हो पाती। उसके अलावा इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ में आप जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर अलग से आंसर राइटिंग के सेशन व मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम आपको अवेलेबल है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। तो आप इनके साथ में जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। 12 महीने का जो हमारा सब्सक्रिप्शन है वह 3 महीने फ्री, मतलब कि 15 महीने जो है उसकी वैलिडिटी रहेगी और 24 महीने जो का जो सब्सक्रिप्शन है वह 4 महीने फ्री है, मतलब कि उसकी वैलिडिटी 28 मिनट की 28 महीने की रहेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं अनअकैडमी ने किस प्रकार से जो है आरएस के स्टूडेंट्स और अदर स्टूडेंट्स को हेल्प करी। तो उनके खुद के वर्ड्स हैं उन स्टूडेंट्स के, तो आप यहाँ पर जरूर देखें। सभी स्टूडेंट्स के बारे में है यहाँ पर, नीट के लिए, कॉलेज लेक्चरर के लिए, आरएस के लिए, इन सभी के लिए। और जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और कुछ न्यू बैच कोर्सेज हैं, इन बैच कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यू बैच कोर्सेज आप लोगों के लिए स्टार्ट हुआ है। आप ये जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं 7 अक्टूबर से जो है ब्लॉक जो है यहाँ पर ग्रामीण विकास अधिकारी के लिए जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं वो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स हैं इन सभी एग्जाम्स को आप अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस कर सकते हैं। अनलिमिटेड टाइम राजस्थान के सारे एग्जाम्स आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे। 1 साल का कोर्स हमारा 7,000 रुपये का है और 2 साल का कोर्स 8,400। उसमें भी अगर आप रेफरल कोड 10VV का उपयोग कर लेते हैं यहाँ पर तो ये 1 साल का कोर्स जो है हमारा 6300 रुपये में और 2 साल का कोर्स जो है हमारा 7560। ये 12 महीने की जगह 15 महीने वैलिडिटी है और इसकी वैलिडिटी जो है आपकी 28 महीने की है। ठीक है, तो 10VV रेफरल कोड के साथ में आप आसान किस्तों में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला तांबा अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो इनमें से वे राजस्थान का कौन सा जिला है जो तांबे के अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है? झुंझुनू, अलवर, सीकर व कोटा। तांबे के लिए प्रसिद्ध नहीं है हमारे राजस्थान का वे कौन सा जिला है? राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो तांबे अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो यहाँ पर कोटा हो जाएगा हमारा सही आंसर। तांबे की अगर हम यहाँ पर बात करें तो झुंझुनू में आप लोगों को पता है हमारा मुख्य रूप से तांबा है, जिसमें खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र, कोयलान चांदमारी क्षेत्र। सीकर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सीकर में जो है यहाँ पर बन्नों वालों की ढाणी। अजमेर अलवर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो खोदरीबा व भगोनी क्षेत्र। वहीं उदयपुर की अगर हम बात करें तो अंजलि व चानी क्षेत्र। सिरोही की अगर हम बात करें तो आबूरेड क्षेत्र, आबू रोड क्षेत्र, गोलियो व पीपला क्षेत्र। भीलवाड़ा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पुरदरीबा व बनेड़ा क्षेत्र।
और अजमेर की अगर हम बात करें तो हनोतिया व सेवर क्षेत्र में हमको यहाँ पर मिलते हैं। तो कोटा में हमको यहाँ पर नहीं अवेलेबल होता है, तो 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर है। चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है? तो हमारे राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसमें चांदमारी ताम्र परियोजना कार्यरत है? दौसा, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़ व पाली। चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है? चांदमारी ताम्र परियोजना की अगर हम यहाँ पर बात करें तो राजस्थान के झुंझुनू जिले में कार्यरत है। ये हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में गोलिय व हनोतिया में भंडार है। तो गोलिय व हनोतिया में किसके भंडार हमको मिलता है? तांबे के, चांदी के, टंगस्टन के व मैग्नीज के। गोलिय व हनोतिया में किसके भंडार हमको मिलता है? तो गोलिय व हनोतिया में हमको यहाँ पर तांबे के भंडार मिलते हैं। बिल्कुल एक आप जो आंसर दे रहे हैं या ए आंसर दे रहे हैं वह सही आंसर है। डाबला सिंगाना क्षेत्र किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो इनमें से वह कौन सा अयस्क है जिसके लिए डाबला सिंगाना क्षेत्र प्रसिद्ध है? दो अयस्क, बेरिलियम अयस्क, सीसा अयस्क व मैग्नीज अयस्क। डाबला सिंगाना क्षेत्र कौन से अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? ये आप लोगों को बताना है। डाबला सिंगाना क्षेत्र हमारा प्रसिद्ध है यहाँ पर लो अयस्क के लिए। एक नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। राजस्थान में कौन सी संस्थान शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने से संबंधित है? तो यहाँ पर राजस्थान में हमारा कौन सा जो है शीत भंडार गृह व मंडी यार्ड बनाने से संबंधित है? नाबार्ड, राज्य सहकारी बैंक, कृषि विपणन बोर्ड और क्रय विक्रय समितियां। राजस्थान में वे कौन सा संस्थान है जो शीत भंडार गृह व कृषि यार्ड बनाने से संबंधित है? तो राजस्थान में कौन सा संस्थान जो है यहाँ पर शीत भंडार गृह व कृषि यार्ड बनाने से संबंधित है? तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, कृषि विपणन बोर्ड। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज स्थापित है। इनमें से वह कौन सा स्थान है जहाँ पर हमको चंबल फर्टिलाइजर्स व केमिकल इंडस्ट्रीज मिलती है? कोटा, रावतबाटा, शिवदासपुर व गडेपान। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज जो है किस जगह पर स्थापित है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो गडेपान, गडेपान जो है कोटा में है। और गडेपान में जो है देश पर गैस पर आधारित निजी क्षेत्र में देश का पहला खाद का कारखाना किस पर आधारित है? गैस पर आधारित है। 4 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, गडेपान। राजस्थान में श्रीराम फर्टिलाइजर्स एवं केमिकल उद्योग कहाँ पर स्थापित है? राजस्थान में वह कौन सा स्थान है जहाँ पर हमारे श्रीराम फर्टिलाइजर्स एवं केमिकल उद्योग स्थापित है? बूंदी, भिवाड़ी,
जयपुर व कोटा। राजस्थान में श्री राम फर्टिलाइजर्स व केमिकल उद्योग कहाँ पर स्थापित है? तो इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो 4 नंबर ऑप्शन कोटा में स्थित है। कोटा हमारा सही आंसर है। राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को स्थापित किया गया। इनमें से किस जगह पर राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को स्थापित किया गया है? चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में, कोटा जिले के गडेपान में, हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में व भीलवाड़ा जिले के हुड्डा में। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स राजस्थान में अगर हम यहाँ पर बात करें तो चित्तौड़गढ़ के कपासन में स्थित है ये। 1 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग कहाँ पर स्थित है? इनमें से वे कौन सा स्थान है जहाँ पर राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग है? ढूंढकरण, सांभर, पचपदरा व डीडवाना। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग बिल्कुल डीडवाना में स्थित है। डीडवाना कहाँ है? डीडवाना जो है नागौर में। राजस्थान का पहला डीएपी खाद प्रोजेक्ट कहाँ पर है? जामरकोटड़ा, देवारी, रामपुरा अगुचा व कपासन। पहला डीएपी खाद प्रोजेक्ट जो है किस जगह पर है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो राजस्थान का पहला डीएपी खाद प्रोजेक्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वह कपासन में। और कपासन कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान को निम्न की सहायता से स्थापित किया गया। तो राजस्थान में निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान को किसकी सहायता से स्थापित किया गया है? जापान, विश्व बैंक, भारत सरकार व अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण। राजस्थान में निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान जो है निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान की अगर हम यहाँ पर बात करें तो किसकी सहायता से है? तो ये भारत सरकार की सहायता से। सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो भारत सरकार की सहायता से राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान नीमराणा अलवर में। कहाँ पर? नीमराणा अलवर में, ये जरूर ध्यान रखिएगा आप। और जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है। और उसकी अगर हम बात करें तो उसके अलावा जो निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान जो भारत सरकार की सहायता से, तो सीतापुरा जयपुर में और बोरानाडा जोधपुर में। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखिए। राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है। राजस्थान में वह कौन सा स्थान है जहां पर सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है? ब्यावर में, कोटन में, निम्बाहेड़ा में
चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में सफेद सीमेंट का जो है उत्पादन इनमें से किस जगह पर होता है? सफेद सीमेंट के बारे में आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है। सफेद सीमेंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है गोटन में। और गोटन कौन कौन से जिले में है? गोटन है आपके नागौर जिले। बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, गोटन। राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना, तो राजस्थान में वह कौन सा जिला है, मतलब सॉरी कौन सा स्थान है जहाँ पर टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना है? केलवा, कांकरोली, करौली व कोटपुतली। राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कांकरोली में है। कांकरोली, कांकरोली की अगर जिले की अगर हम बात करें तो कांकरोली आपका है राजसमंद जिले में। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखिए। 2 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, कांकरोली। राजस्थान में सर्वप्रथम 1964 में वनस्पति घी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? तो राजस्थान में वह कौन सा स्थान है, कौन सा जिला है जहाँ पर 1964 में सबसे पहले वनस्पति घी उद्योग की स्थापना की जाती है? जयपुर में, भीलवाड़ा में, बारा में व उदयपुर में। राजस्थान में सर्वप्रथम 1964 में वनस्पति घी उद्योग कहाँ स्थापित किया? तो राजस्थान में कहाँ पर स्थापित किया जाता है ये वनस्पति घी उद्योग, ये आप लोगों को बताना है। तो वनस्पति घी उद्योग की अगर हम यहाँ पर बात करें तो भीलवाड़ा में स्थापित किया जाता है। भीलवाड़ा, 2 नंबर ऑप्शन जो है आपका भीलवाड़ा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राज्य में कहा आयोडाइज नमक के कारखाने लगाए गए? तो राजस्थान में वे कौन से स्थान है जहाँ पर आयोडाइज नमक के कारखाने हमको मिलते हैं? डीडवाना कछोवा, पचपदरा डीडवाना, सांभर व आमेर और लूणकरणसर पचपदरा। ये पचपदरा और ये पचपदरा समान ही है, ठीक है जी। तो राजस्थान में किस जगह पर आयोडाइज नमक के कारखाने लगाए गए हैं ये आप लोगों को बताना है। स्पेशल क्लास पे जो है आरएस के लिए, प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज आप लोगों को अवेलेबल है, तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। तो राजस्थान में आयोडाइज नमक के कारखाने हमको कहाँ मिलते हैं? राजस्थान में आयोडाइज नमक के कारखाने की अगर हम बात करें तो वह हमको मिलता है पचपदरा और डीडवाना। पचपदरा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हमको मिल जाता है पचपदरा बालोतरा के पास बाड़मेर में। और वही डीडवाना की अगर हम बात करें तो डीडवाना जो है नागौर में। ठीक है, तो 2 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की 3 इकाइयाँ कहाँ स्थित है? तो इनमें से 3 इकाइयाँ जो है यहाँ पर कहाँ पर स्थित है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की? लूणकरणसर, डीडवाना, सांबर लेक व फलोदी। और लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की 3 इकाइयाँ इनमें से किस जगह पर स्थित है?
राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 3 इकाइयाँ कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल 2 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, बी या 2 नंबर सही आंसर दे रहे हो, डीडवाना। और डीडवाना हमारे अभी बात हुई थी, वापस बात हो रही है, तो डीडवाना कहाँ पर है? नागौर में है। पावर लूम उद्योग में प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेट स्थापित किया गया। जो पावर लूम उद्योग है उसमें पहला कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेट कहाँ पर स्थापित किया गया? पाली में, भीलवाड़ा में, जयपुर जोधपुर में व बालोतरा में। पावर लूम उद्योग में पहला कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेट स्थापित किया गया। पावर लूम उद्योग में कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेट जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो 2 नंबर बिल्कुल भीलवाड़ा में स्थापित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं? तो इनमें से वे कौन सा स्थान है हमारे राजस्थान में जो सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है? घोटन, मोडक, ब्यावर व गुलाबपुरा। इनमें से कौन सा राजस्थान में सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है, ये आप लोगों को बताना। तो राजस्थान में सीमेंट उद्योग का केंद्र कौन सा नहीं है? तो गुलाबपुरा। गुलाबपुरा आप लोगों को पता होगा भीलवाड़ा में आता है। गुलाबपुरा कहाँ पर है? भीलवाड़ा। राजस्थान में सीमेंट उत्पादक प्रमुख जिले, तो ये हमारे राजस्थान के कौन से जिले हैं जो प्रमुख सीमेंट उत्पादक जिले हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो इनमें से राजस्थान के कौन से जिले हैं जो प्रमुख सीमेंट उत्पादक जिले हैं? इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो बूंदी है, चित्तौड़गढ़ है, सिरोही, उदयपुर, ये प्रमुख जो है सीमेंट उत्पादक जिले। सीमेंट उद्योग और नगर क्षेत्र कौन सा कहाँ पर है, ये आप लोगों को बताना है। बिरला व्हाइट कहाँ पर है? जयपुर उद्योग कहाँ पर है? जेके व्हाइट कहाँ पर है? और जेके सीमेंट कहाँ पर है? सुमेलित करना है आपको सूची एक को सूची दो से। सूची एक में आपको सीमेंट उद्योग और सूची दो में आपको मिलता है नगर क्षेत्र। तो सीमेंट उद्योग और नगर क्षेत्र की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आंसर नंबर एक जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मतलब कि वो सारे के सारे सुमिलित ही थे। कहने का मतलब जो उसके सामने था वही था। अ, जैसे कि बता देता हूँ मैं आपको, बिरला व्हाइट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जोधपुर में है, जयपुर उद्योग जयपुर में है, जेके व्हाइट जो है नागौर में है और जेके सीमेंट चित्तौड़गढ़ में। ये जो है एक दूसरे के सामने है। बिरला व्हाइट की अगर हम बात करें तो जोधपुर में है, जयपुर उद्योग जयपुर में, जेके व्हाइट नागौर में है। जेके व्हाइट जो है नागौर में, ये गोटन में है। अभी हमने पहले पढ़ा था, अगर आप लोगों को बताओ तो गोटन में है। और बिरला व्हाइट की अगर हम बात करें तो ये खारिया खंगार में। गाँव का नाम अगर आप लोगों से खारिया खंगार। ठीक है, गोटन के पास में ही है वैसे। सीमा जो है जिले की बदल जाती है। बिरला सीमेंट वर्क्स कहाँ पर स्थित है? अब बिरला सीमेंट वर्क्स आपसे पूछा जा रहा है कि वो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी व निम्बाहेड़ा।
इनमें से बिरला सीमेंट वर्क्स जो है कहाँ पर स्थित है? बिरला सीमेंट वर्क्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बिरला सीमेंट वर्क्स जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन जो है आप यहाँ पर सही आंसर दे रहे हैं। एक या ए। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण। जितने भी हमारे राजस्थान में सीमेंट उद्योग है उनके स्थानीयकरण का प्रमुख कारण क्या है? बाजार, कच्चे माल की उपलब्धता, शक्ति संसाधनों की उपलब्धता व प्रशिक्षित श्रमिक। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण, सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वह है कच्चे माल की उपलब्धता। 2 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल जो ब्यावर में है की स्थापना कौन से वर्ष में की गई? तो राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल, ये आप लोगों को यहाँ पर ये पता चल गया पहली कपड़ा मिल कौन सी थी और कहाँ पर है, ब्यावर में। उसकी स्थापना कौन से सन में की जाती है? 1906 में, 1925 में, 1938 में व 1890 में। पहली कपड़ा मिल की स्थापना की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1889 में। 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर। राजस्थान का पहला सूती वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ। राजस्थान का पहला सूती वस्त्र उद्योग इनमें से किस जगह पर स्थापित हुआ? गंगानगर में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में व ब्यावर में। राजस्थान का पहला सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर स्थापित हुआ? पिछला ही प्रश्न अभी हमने किया, अगर आप लोगों को पता हो तो। राजस्थान का पहला सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर स्थापित हुआ? देखिए अभी हमने बात करी पहली सूती वस्त्र के लिए जो है मिल कृष्णा मिल। अब कृष्णा मिल हम बात कर रहे हैं ब्यावर में है, तो पहला सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर हुआ? ब्यावर में हुआ। कुल 4 आप सही आंसर दे रहे हैं। सूती वस्त्र उद्योग के लिए अधिकांश कच्चा माल राजस्थान के किन जिलों से प्राप्त होता है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए हमको कच्चा माल जो है कौन से जिलों से मिलता है, ये आप लोगों को बताना है। गंगानगर व हनुमानगढ़, भीलवाड़ा व अजमेर, कोटा व झालावाड़, टोंक व बूंदी। तो देखिए सबसे पहली चीज तो हमारे सामने ये हो जाती है कि सूती वस्त्र उद्योग, तो सूती वस्त्र उद्योग जो है यहाँ पर कपास। अब कच्चा माल कहाँ से मिलेगा? जहाँ कपास की खेती होगी, तो राजस्थान में कपास उत्पादक मिले, तो उससे जो है आप यहाँ पर आंसर दे पाएंगे। बिल्कुल श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ 1 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल मतलब कि कपास कहाँ से मिलता है? कपास हमको मिलता है श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ से। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के काल में निम्नलिखित में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के काल में सबसे कम वर्षा कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई व दिल्ली।
तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के काल में मतलब कि जो है सबसे कम वर्षा मतलब कि मानसून जब आता है तो उसमें सबसे कम वर्षा हमारे यहाँ पर चेन्नई में होती है। कोरोमंडल तट लिखा हुआ है तो कोरोमंडल तट भी हो जाएगा। चेन्नई का तट कोरोमंडल तट ही है। और वही तमिलनाडु लिखा हुआ है तो तमिलनाडु भी होगा। ठीक है, तो ये सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और उसका कारण दे रखा है और उसके बारे में बताना है कि आपको कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। भारत मूलतः मानसूनी जलवायु देश है। कारण है उसका उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। तो कौन सा यहाँ पर सही होगा ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए आप सभी लोगों को पता है हमारा भारत जो है जो है मानसूनी देश है। और साथ ही उसके जो है हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशेषता प्रदान करता है। बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है मतलब कि ए और आर दोनों सही है। और आर जो है सही स्पष्टीकरण भी है, तो ये आप जरूर ध्यान रखिए। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है। तमिलनाडु में जो शीतकालीन वर्षा है वो किन कारणों से होती है ये आप लोगों को बताना है। पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून व दक्षिणी पूर्वी मानसून। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा हमको जो है किन कारणों से मिल होती है तो तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा की अगर हम बात करें तो उत्तरी पूर्वी मानसून जिसको हम लौटते हुए मानसून के नाम से भी जानते हैं। सी हमारा सही आंसर। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है। भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों की मेखला में पड़ता है तो यहाँ पर क्या सही है ये आप लोगों को बताना है। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होता है। भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों की मेखला में पड़ता है। सही आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। व्याख्या सही नहीं है लेकिन जो है दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं तो आपको मैं बताऊं ये देखिए 0 डिग्री अक्षांश आप लोगों को पता है इक्वेटर है। 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो हमारा क्षेत्र है वह क्या कहलाता है ITCZ कहलाता है अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स के नाम से हम इसको जानते हैं। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के मध्य हमको यहाँ पर मिलता है हेडली सेल। 30 से 35 डिग्री के मध्य हमको मिलता है फोर्स लॉटिट्यूड लैटिट्यूड जिसको हम अश्व अक्षांश के नाम से जानते हैं। हम अश्व अक्षांश के नाम से जानते हैं। और वही 60 से 65 के मध्य हमको मिलता है यहाँ पर पोलर फ्रंट। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखिए यही हमारा उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी जो है गोलार्ध दोनों में जो है इसी प्रकार से जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। हमारे भारत का वह कौन सा भाग है जहाँ पर सबसे अधिक दैनिक तापांतर है। पूर्वी तटीय प्रदेश, छत्तीसगढ़, मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, अंडमान द्वीपों में व राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर मिलता है। तो
सर्वाधिक दैनिक तापांतर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई तो इनमें से किससे हुई है मानसून शब्द की व्युत्पत्ति? अरबी भाषा से, स्पेनिश भाषा से, हिंदी भाषा से, व आंग्ल भाषा से। मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है यहाँ पर अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई। अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है और मौसम का अर्थ होता है पवनों का ऋतुओं के अनुसार उलट जाना या विपरीत हो जाना। मतलब कि पवन जो है ग्रीष्म ऋतु में जैसी चल रही है उसके विपरीत हो जाएगी शीत ऋतु में, या शीत ऋतु में जैसी चल रही है उसके विपरीत हो जाएगी ग्रीष्म ऋतु में। तो ये हमारी इसीलिए जो है जलवायु जो है हमारी यहाँ पर मानसूनी प्रकार की जलवायु हमको मिलती है हमारे भारत में। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो हमारे भारत के कौन से राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र व केरल। मानसून का आगमन सबसे पहले की अगर हम यहाँ पर बात करें, बिल्कुल डी आप सही आंसर दे रहे हैं, केरल में 1 जून को केरल के तट से टकराता है। मानसून जो है 1 जून को केरल के तट से टकराता है। डी हमारा यहाँ पर सही आंसर। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? जो हमारे भारत में मानसून आता है ग्रीष्मकालीन मानसून, उसके प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है ये आप लोगों को बताना है। दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, सॉरी दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह की जो है सामान्य दिशा ये है हमारी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूखा स्थान है? तो इनमें से वे कौन सा स्थान है जो सबसे सूखा है? मुंबई, दिल्ली, लेह और बेंगलुरु। सबसे सूखा स्थान कौन सा है? सूखे स्थान की अगर हम यहाँ पर बात करें तो लेह ही हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। लेह। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। बी। दूसरा, उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है? सही की अगर हम बात करें तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सी जो आंसर दे रहे हैं, सही आंसर दे रहे हैं। उत्तर पूर्व मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य, उत्तरी पूर्वी मानसून से यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है ये आप लोगों को बताना है।
तो उत्तर पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले राज्य के बारे में अगर हम बात करें तो बिल्कुल तमिलनाडु होगा आपका। जी हमारा सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। चेरापूंजी अवस्थित है। चेरापूंजी हमारे यहाँ पर भारत में कौन से राज्य में स्थित है, ये आप लोगों को बताना है। चेरापूंजी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो चेरापूंजी जो है मेघालय राज्य में है। चेरापूंजी व मासिनराम दोनों मेघालय में। कीट पक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी होती है। कीट पक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें किस पोषक तत्व की कमी होती है? मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, नाइट्रोजन की व जल की। कीट पक्षी पौधों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वह नाइट्रोजन की कमी होती है। जी सही आंसर होगा। लेटराइट मिट्टी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनके बारे में आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही है। ये साधारणतः लाल रंग की होती है, नाइट्रोजन व पोटास से समृद्ध होती है, उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, इन मिट्टियों में टैपियोका व काजू की अच्छी उपज होती है। कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों को बताना है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? एक और चार स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर सही है, बाकी दोनों जो है रॉन्ग है। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी, तो किसकी कमी है सबसे अधिक? तो भारतीय मृदाओं में यहाँ पर जस्ते की सर्वाधिक कमी होती है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चंबल घाटी के खो खड्डों के निर्माण का कारण क्या है? इनमें से निर्माण का कारण क्या है ये आप लोगों को बताना है। चंबल घाटी के खो खड्डों का निर्माण जो है यहाँ पर अवनलिका अपरदन के परिणाम स्वरूप। डी हमारा सही आंसर होगा। किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? इनमें से वे कौन सी मृदा है जिसकी जल धारण क्षमता सबसे कम है? तो जल धारण क्षमता इनमें से सबसे कम किसकी होती है? तो ये बलुई डोमट मिट्टी की। एक नंबर ऑप्शन या ए हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार करना। कौन कौन सी पद्धतियां प्रचलित है मृदा संरक्षण के संदर्भ में, ये आप लोगों को बताना है। मृदा संरक्षण के संदर्भ की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो एक, तीन व चार जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। सी हमारा सही है। भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्न में से किससे संबंधित है? मृदा अपक्षय की समस्या जो है हमारे यहाँ पर किससे संबंधित है?
मृदा अपक्षय की समस्या की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वह किससे संबंधित है? मृदा अपक्षय की समस्या जो है हमारी यहाँ पर केवल 2, बिल्कुल बी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का उपयोग कहाँ के लिए होता है? भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का उपयोग इनमें किस जगह के लिए होता है? इनमें से किसी के लिए नहीं होता, बिल्कुल डी जो है आप सही आंसर दे रहे हैं। भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्न में से किससे संबंधित है? ये अभी हमने कर लिया। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? मैग्नीशियम का बाहुल्य, संचित ह्यूमस, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता व फास्फेटों का बाहुल्य। इसका प्रमुख कारण क्या है ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पर सही आंसर की अगर हम बात करें तो फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता करती है? इनमें से वे कौन सी पद्धति है जो जल संरक्षण में हमको सहायता देती है? जल संरक्षण में सहायता करने वाली की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1 और 3, सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होता है। हरियाली योजना का संबंध किससे है? या हरियाली योजना जो है वो किससे संबंधित है? फसल प्रबंधन से, मृदा प्रबंधन से, जल प्रबंधन से, व वन प्रबंधन से। हरियाली योजना का संबंध इनमें से किससे है? तो हरियाली योजना का संबंध की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यह जल प्रबंधन से है, सी हमारा सही आंसर होगा, जल प्रबंधन। निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों के द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो इनमें से वे कौन सा राज्य है जहां पर नलकूपों के द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सर्वाधिक है? बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व पंजाब। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों के द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र, तो यूपी में यहाँ पर सर्वाधिक है, ये हमारा सही आंसर होगा। ये आप लोगों को बताना है कौन सा कार्यक्रम कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो डी हमारा सही आंसर होगा। हरित खेती में सन्निहित, तो इनमें से वे कौन सी चीज है जो हरित खेती में सन्निहित है? जैविक कृषि व बागवानी पर जोर और रासायनिक उर्वरकों से बचाव, बागवानी व पुष्पीकृत पर ध्यान केंद्रित, समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति तथा समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, खाद्य फसलों, बागवानी व पुष्प कृषि पर जोर।
तो हरित खेती में सन्निहित है। हरित खेती में सन्निहित की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हरित खेती व बागवानी पर जोर और रासायनिक उर्वरकों से बचाव, ये हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। गोल्डन राइस एक प्रचुर स्रोत, तो इनमें से वे किसका है गोल्डन राइस हमारा स्रोत? विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन के का व विटामिन सी का। तो गोल्डन राइस जो है यहाँ पर विटामिन ए का स्रोत है, ये हमारा यहाँ पर सही आंसर है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन, कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या, तो हमारे भारत में कितने कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं? 15, 17, 19 व 20। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन, कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी? इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो 20 होगा। डी हमारा सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं डी। पशुओं विशेषतः दुधारू गो के अनुपूरक भोजन में प्रयुक्त जैव उर्वरक, कौन सा जैव उर्वरक का प्रयोग होता है यहाँ पर? एजोला, राइजोबियम, एजोस्पाइरिलियम व एजेटोबैक्टर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बिल्कुल एजोला, ये हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भारत के एक क्षेत्र को निम्नलिखित विशेषताएं, हमारा भारत का एक क्षेत्र है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। उष्ण और आर्द्र जलवायु, 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 1000 मीटर की ऊंचाई तक ऊंचाई के पहाड़ी ढलान व 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक वार्षिक ताप परिवर्तन। ये आप लोगों को बताना है इनमें से किस फसल के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो काली मिर्च हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में कुछ कथन है, उनके बारे में आपको बताना है क्या स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल बी, केवल दो जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर है। भारत सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया को प्रोत्साहित करती है, नीम आलेपित यूरिया के उपयोग को प्रोत्साहित करती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? इसके परिणाम स्वरूप जो है यहाँ पर क्यों करती है नीम आलेपित यूरिया को प्रोत्साहित? तो यहाँ पर नीम आलेपित यूरिया को जो प्रोत्साहित करती है उसका प्रमुख कारण क्या है? नीम लेप जो है मृदा में यूरिया के गलने घुलने की दर को यहाँ पर धीमा कर देता है, ये हमारा सही आंसर। एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहाँ उच्चतम होगी? तो इनमें से वे कौन सा स्थान है जहाँ पर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी उच्चतम होगी? उष्णकटिबंधीय वन, दलदल व अनूप, रीफ, वनस्थली और झाड़ी वाली भूमि।
तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहाँ उच्चतम होती है? तो उष्णकटिबंधीय वन, ये हमारा यहाँ पर सही आंसर। निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो इनमें से कौन से प्रकार का वन है जो हमारे भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में मिलता है? पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में मिलता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और बताना कौन सी जगह कहाँ पर है, कौन सा वन कहाँ पर मिलता है, ये आप लोगों को बताना। तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वनों की अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए आप यहाँ पर यूं भी लगा सकते थे, पतझड़ वन राजस्थान, डी का 3 तो सभी में है। कच्छ वनस्पति की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सुंदरवन में मिलता है मैंग्रोव, डी का 1, डी का 1 सिर्फ यहाँ पर है, तो आपका ये सही आंसर हो जाता है। वैसे ही उष्णकटिबंधीय की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये साइलेंट वैली में, तो शंकु वृक्ष जो है हमको हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल डी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहाँ निम्नलिखित में से किस पादप या किन पादप के प्राकृतिक रूप से उगते हुए दिखने की संभावना है? किस पादप के या किन पादपों के उगते हुए दिखने की संभावना है? शीशम, वरुण, चंदन। यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको निम्नलिखित में से किन पादपों के उगते हुए दिखाई देने की संभावना है? तो उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो ए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से ड्रिप सिंचाई पद्धति का प्रयोग, ठीक है, तो किसमें जो है आप ड्रिप सिंचाई पद्धति का प्रयोग खरपतवार में कमी, मृदा लवणता में कमी, अप्रदन में कमी, कौन सा यहाँ पर सही है ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर 1 और 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही है? सही कथन को आपको चुनना है, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 1 और 3। नीचे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कथन व कारण, इनको पढ़ के आपको बताना है क्या सही है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अधिकांश नदियां मौसमी, तो इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोनों सही है और व्याख्या भी यहाँ पर सही करता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से वे कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? मिदनापुर नहर कंसावती नदी, कसई नदी, तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी, मैटूर डैम कावेरी नदी व उकाई प्रोजेक्ट तापी नदी। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये आप लोगों को बताना है।
तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं की अगर हम यहाँ पर बात करें तो तवा प्रोजेक्ट, कृष्णा नदी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अलमट्टी बांध किस नदी पर? तो इनमें से वे कौन सी नदी है जिस पर अलमट्टी बांध है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा व महानदी। अलमट्टी बांध कौन सी नदी पर है? अलमट्टी बांध की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वह कृष्णा नदी पर ही हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, कृष्णा। कालपोंग या कल्पोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। तो इनमें से वे कौन सा स्थान है जहाँ पर कल्पोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में व सिक्किम में। कल्पोंग की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये अरुणाचल सॉरी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, बिल्कुल ए हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कौन से राज्य में? भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पर मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है? मीठे पानी की कल्पसर परियोजना की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यह है गुजरात में, ये हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, गुजरात। भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसके बारे में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है, ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है, कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती की तुलना में अधिक है और गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र निरंतर घटा है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? सही की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1 व 3, ये हमारा जो आंसर दे रहे हैं वो सही आंसर। ये जिन्होंने भी आंसर दिया सही आंसर दिया। कुल शस्य क्षेत्रफल से वास्तविक बुवाई क्षेत्र के अनुपात को हम किस नाम से जानते हैं? शस्य सघनता, फसल चक्र की तीव्रता, फसल उत्पादकता व शस्य विविधता। कुल शस्य क्षेत्रफल से वास्तविक बुवाई क्षेत्र के अनुपात को किस नाम से जानते हैं? इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो शस्य सघनता, ये हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। काली क्रांति संबंधित, तो इनमें से किससे है काली क्रांति संबंधित, ये आप लोगों को बताना है। काली क्रांति का संबंध जो है किससे? तो काली क्रांति की अगर हम यहाँ पर बात करें तो काली क्रांति का संबंध जो है यहाँ पर सरसों उत्पादन से है, डी हमारा सही आंसर। करनाल बंट रोग किस फसल के रोग के बारे में बात हो रही है यहाँ पर? तो करनाल बंट रोग है पूछा गया आप लोगों से, तो किसका है यहाँ पर? गेहूं की फसल का, डी हमारा सही आंसर होगा। हरित क्रांति का गहरा संबंध रहा से रहा है, हरित क्रांति का गहरा संबंध डॉक्टर स्वामीनाथन था, डॉक्टर वर्गीस कुरियन का, डी सुब्रमण्यम का और डॉक्टर अब्दुल कलाम।
हरित क्रांति का संबंध जो है किससे रहा है? तो हरित क्रांति के संबंध की अगर हम यहाँ पर बात करें तो डॉक्टर स्वामीनाथन से रहा है। ये हमारा सही आंसर है। फसल और उसके सर्वाधिक उत्पादक राज्य के बारे में पूछा गया है। सर्वाधिक उत्पादक राज्य। जूट, चाय, गन्ना व रबड़। 10 BV रेफरल कोड है अनअकैडमिक कोर्स में। अगर आप एडमिशन लेते हैं तो 10 रेफरल कोड। साथ ही लेक्चर को पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बिल्कुल 4 3 2 1 बिल्कुल उल्टा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो रबड़ जो है यहाँ पर केरल में हो जाएगा। 4 3 2 1। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारक और फसल, ये आप लोगों को बताना है। नील हरित शैवाल धान, राइजोबियम, लेग्यूमिनिसारम मटर, एजोटा बैक्टर गेहूं और एजोला मक्का। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो एजोला मक्का, डी हमारा सही आंसर। माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति? इनमें से कौन से फसल की प्रजाति है हमारी माही सुगंधा? धान की, गेहूं की, सूरजमुखी की और सरसों की। माही सुगंधा अगर हम यहाँ पर बात करें तो धान की फसल है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व ओडिशा उपरोक्त राज्यों के संबंध में राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना में वन आच्छादन की प्रतिशतता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आरोही अनुक्रम? यहाँ पर अगर हम बात करें तो सी 3 2 4 1 जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में सही नहीं? कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पर हमारे भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो 16 वन मुख्यतः हिमालय के ऊपरी रीच में पाए जाते हैं। ये गलत हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? तो इनमें से वे कौन सा स्थान है जहां हमको संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र मिलता है? तो संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र की अगर हम यहाँ पर बात करें तो गोवा हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सी, तो सी जो आंसर दे रहे हैं वो सही आंसर दे रहे हैं। रिमेनिंग प्रश्नों को जो है हम यहाँ पर आगे आने वाली क्लासेज में करेंगे। 10 BB रेफरल कोड है अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में एडमिशन के लिए आप इस रेफरल कोड का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही फ्री स्पेशल क्लासेज को अनलॉक करने के लिए आप इस रेफरल कोड का उपयोग। लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर।